भाग कहा जाएगा या ये कहा जाएगा कि हिंदुस्तान को पाब्लो एस्कोबार की तरह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोलेंगे, गोदी मीडिया नहीं बोलेगा, चूतिया मीडिया नहीं बोलेगा, फट्टू मीडिया नहीं बोलेगा, क्योंकि फटे हुए तो फटे हुए होते हैं, कपड़े भी फटे हुए, ईमान भी फटा हुआ है, सबका सब कुछ फटा हुआ है। किसी के फटे हुए में क्या झांकना, जब देश का सब कुछ फट गया हो, देश के नेताओं का ईमान फट गया हो, देश के नेताओं का जमीर फट गया हो। खाना पूर्ति कर दी गई, रजिस्ट्रों में कुछ एफआईआर के शब्दों में यह जाहिर करके कि साफ हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। क्या अदानी के ऊपर ईडी की रेड डाली गई या अदानी से सवाल पूछे गए कि भाई आपके यहां उतर रहा है तो क्यों उतर रहा है, आपने परमिशन क्यों? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। जी हां, आज राहुल गांधी ने जिस तरह से ड्रग माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोला है वो किसी भी नेता ने नहीं बोला। ना तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी का एक भी ट्वीट इन नशीली खैफों के बारे में आया, ना संस्कारी पार्टी के किसी नेता का या संस्कारी नेता स्मृति ईरानी का कोई इस पर ट्वीट आया, न सरकार के किसी नेता का कोई बयान आया, न ईडी, आईडी और सीबीआई का कोई बयान आया कि मुद्रा कोर्ट पर जिस तरह से बार बार मुद्रा पोर्ट पर, अदानी के मुद्रा पोर्ट पर खैप उतर रही है हीरोइन की और नशे की और पकड़ी जा रही है, केवल राहुल गांधी बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ गुजरात में अरविंद केजरीवाल वोट मांगते हुए दिखाई देते हैं। भाई अजब गजब राजनीति का मिजाज है, जब देश के मिजाज बिगड़े हों तो लोगों को वोटों की पड़ी रहती है, लेकिन यहाँ राहुल गांधी वही फर्ज निभाते हैं जो फर्ज उनको निभाना चाहिए। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और उसके बाद हंगामा बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं, लेकिन किसी भी तोते मीडिया या भड़वे मीडिया की मतलब जो थी आंख नहीं खुलती राहुल गांधी के ट्वीट पर, किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस पर बहस कर ले, क्योंकि बड़ा बाप तो जो है बड़े बाप का भी बेटा है, मतलब बड़े बाप तो बड़ा बाप का भी बाप है, जिसके खिलाफ कोई शब्द यहां मीडिया में नहीं चलाया जाएगा। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर बरामद हुए ड्रग्स। सितंबर 21 को 3000 केजी हेरोइन पकड़ी गई जिसकी कीमत थी 21,000 करोड़ रुपए। मई 22 को 56 केजी पकड़ी गई जिसकी कीमत थी 500 करोड़ रुपए। जुलाई 22 को 75 केजी पकड़ी गई 375 करोड़ रुपए की। राहुल गांधी का मासूम सा ट्वीट। डबल इंजन सरकार में बैठे कौन लोग हैं जो लगातार ड्रग्स शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं? गुजरात के युवाओं को नशे में क्यों धकेला जा रहा है? राहुल गांधी यहीं नहीं रुकते, अब वो सवाल करते हैं कि एक ही पोर्ट पर 3 बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद उसी पोर्ट पर लगातार ड्रग्स क्यों उतर रही है? क्या गुजरात में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है? माफियाओं को कानून का डर क्यों नहीं है? ये क्या माफियाओं की सरकार है? राहुल गांधी जब ये सवाल उठाते हैं तो हम जैसे लोगों का ध्यान इस मुद्दे पर चला जाता है। वैसे तो ध्यान भटकाने की कोशिश, अटकाने की कोशिश गोदी और मीडिया के द्वारा चलती रहती है, लेकिन जो सच है वो सच बताया और फिर हमें मजबूर कर दिया कि चलिए देखते हैं कि अभी तक इतनी बार ड्रग उतर चुकी है तो हमारी ईडी ने, सीबीआई ने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। तब हम आते हैं अदानी के एक बयान के ऊपर, अदानी की मुद्रा पोर्ट के एक बयान के ऊपर, जिसमें मुद्रा पोर्ट अदानी बैंक कॉन्टेनराइज्ड कार्गो इनबाउंड फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। यह खबर छापी जाती है 11 अक्टूबर 2021 को। यह बात बोली जाती है कि हमारा कोई भी संबंध और मुद्रा पोर्ट का अफगानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान से नहीं रहेगा, उनका कोई कंटेनर यहां नहीं उतरेगा। तो फिर ये कंटेनर उतर क्यों रहे हैं इस का मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट यहाँ डाले दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर बहस करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मुद्रा पोर्ट ड्रग सीजर्स, एनआईए फाइल्स चार्ज शीट अगेंस्ट 16 नार्को ट्रैफिकर्स इंक्लूडिंग 11 अफगान। मतलब ऐसे अफगानी ट्रैकर्स को पकड़ा जाता है जो ड्रग सप्लाई करते थे और 11 अफगान उसमें होते हैं, 16 नार्को ट्रैफिकर होते हैं। बस खबर यहीं तक मिलती है। ये खबर का स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पड़ा हुआ मिल जाएगा। एक खबर ढूंढते हैं तो मिलती है कि मुद्रा पोर्ट हीरोइन सीजर केस, एनआईए चार्जशीट में पॉइंट टू टेरर फाइनेंसिंग से सोर्सेस।
यहां पर कुछ असर नजर आता है कि टेरर जो है फंडिंग हो रही है इनके द्वारा। जो ये एजेंसियां उतार रही हैं, 21,000 करोड़ का उतरा, ये सीज की गई, जो सीज की गई, जो भी की गई, लेकिन लगातार उतर तो रही हैं। इतने सारे बयानों के बाद भी अगर कुछ चल रहा है तो क्या अफगानिस्तान की सरकार की, तालिबान की सरकार के साथ एनआईए डोभाल का मिलना क्या वाकई में इत्तेफाक कहा जाएगा, या ये कहा जाएगा कि हिंदुस्तान को पाब्लो एस्कोबार की तरह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोलेंगे, गोदी मीडिया नहीं बोलेगा, चूतिया मीडिया नहीं बोलेगा, फट्टू मीडिया नहीं बोलेगा, क्योंकि फटे हुए तो फटे हुए होते हैं, कपड़े भी फटे हुए, ईमान भी फटा हुआ है, सबका सब कुछ फटा हुआ है। किसी के फटे हुए में क्या झांकना, जब देश का सब कुछ फट गया हो, देश के नेताओं का ईमान फट गया हो, देश के नेताओं का जमीर फट गया हो। यहां राहुल गांधी के जो सवाल हैं, अब उन सवालों को मैं थोड़ा सा आगे लेकर के जाना चाहूंगा। ये 3 खेप उतरी, 3 खेपों का जिम्मेदार कौन था, किसके द्वारा भेजी गई, कहां से आई, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन भारत की एजेंसियों ने करने की कोशिश की, या केवल एक तरह से खाना पूर्ति कर दी गई रजिस्टरों में कुछ एफआईआर के शब्दों में यह जाहिर करके कि साफ हो गया, सब कुछ ठीक हो गया? क्या अदानी के ऊपर ईडी की रेड डाली गई, या अदानी से सवाल पूछे गए कि भाई आपके यहां उतर रहा है तो क्यों उतर रहा है, आपने परमिशन क्यों दी? जो जहाज इसको लेकर के आया था, जो कंटेनर को लेकर के आया था, क्या उनसे पूछा गया कि यह कंटेनर किसने भेजा था? जब नशे के खिलाफ पूरी दुनिया में एक जंग छिड़ चुकी है, और जैसा कि आपको पता है कि अफगान की कोकीन, हीरोइन जो है सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। आपको मैं याद दिला दूं, रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, अमेरिका ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पर। तो आप समझ रहे होंगे कि बहुत बड़े दूध के धुले हुए ये लोग हैं जिन्हें लोकतंत्र की चिंता थी। इन्हें अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं था, अफगानिस्तान के उस नशे में इंटरेस्ट था जो अफगानिस्तान के यहां सबसे टॉप बीज उगाए जाते थे, अफीम के, ओपीएम के, गांजे के, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा है। बस उसी को लेकर के अफगान के तस्करों, जिसका नाम तालिबान कहा जाता है, अमेरिका और रूस के बीच लड़ाई चली। जीता कौन? जीते वहां के अफगान में रहने वाले वो लोग। और आज भी अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ओपीएम के बीज या पोपी बीजों के इन्हीं उस धंधे पर चल रही है, जिसको संश्लेषित करके कोकीन, स्मैक वगैरह में बदला जाता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि भारत की सरकार जो पकड़ी गई है, कोकीन या जो भी नशे के चीजें पकड़ी गई हैं, उसमें अभी तक किसी को भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इंटरपोल को सूचना क्यों नहीं दी गई? देश के सामने ये जानकारी केवल एक अंधा युग पैदा कर देती है, एक अंधा मोड़ जिसके आगे की कोई जानकारी है नहीं किसी को। लेकिन यहां एक रिपोर्ट डाली जाती है किसी एजेंसी के द्वारा, जो सवाल एक बार फिर उठाती है अदानी के मुद्रा। गुजरात से असम तक ड्रग्स का व्यापार, वहां रे भाजपा सरकार। गुजरात ड्रग्स का हब बन चुका है। पूरे भारत में गुजरात के रास्ते से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। ये धंधा हजारों करोड़ों का नहीं, बल्कि अरबों खरबों का है। बीजेपी इस धंधे को बहुत ही संगठित तरीके से अंजाम दे रही है। शराबबंदी भी इसी धंधे को मजबूती देने का एक तरीका है। शराब का बिजनेस संगठित नहीं, कोई एक आदमी इसका फायदा नहीं उठा सकता, लेकिन बीजेपी ड्रग्स के धंधे को संगठित कर रही है। पिछले कुछ महीनों में अडानी पोर्ट से 3,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। ये ड्रग्स बिहार, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश सप्लाई की जा रही थी। कल यानी 31 जुलाई को असम में 2,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। ड्रग्स भाजपा के लिए एक बड़ा बिजनेस है। भाजपा हर चुनाव में हजारों करोड़ खर्च करती है, और ये पैसा ड्रग्स, दारू और लड़कियों की तस्करी से ही आता है। जिस तरह अमेरिका ने चीन को ड्रग्स के नशे में 30 साल के लिए सुला दिया था, मोदी सरकार भारत के युवाओं को भी नशे की लत में धकेलकर उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही है। भाजपा ये जानती है कि नशे में लिप्त युवा रोजगार और नौकरी नहीं मांगेंगे। भाजपा इसी ड्रग्स काल को अमृत काल का नाम दे रही है। यह रिपोर्ट आपने देख ली होगी। अब ये रिपोर्ट देखने के बाद मेरे दिमाग में कोकेन का सबसे बड़ा तस्कर पाब्लो एस्कोबार याद आता है, कोलंबिया का रहने वाला। ये पाब्लो एस्कोबार कौन था? ये पाब्लो एस्कोबार वो था जो
मतलब इतने बड़े बड़े कमाल करता था, मैं आपको बता नहीं सकता। पता है वो $86,000 की रबड़ बैंड जो नोटों की गड्डियों में बांधते हैं, $86,000 की रबड़ बैंड बांधी जाती थी उसके कलेक्शन में। तो सोचिए कितना पैसा उसके पास होगा। वो सरकार के मंत्रियों को पैसा देता था, वो काम सारे करता था जो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हो। उसकी एक धार से कोलंबिया में जो उच्च नेता होते थे, प्रधानमंत्री अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, सब डरते थे। इंग्लैंड तक डरता था। वो एक कभी किसान का बेटा था, लेकिन नाजायज कामों से उसने इतना बड़ा व्यापार बनाया था पाब्लो एस्कोबार ने कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन हिंदुस्तान का पाब्लो एस्कोबार कौन, मेरा बस ये सवाल है। हिंदुस्तान का वो पाब्लो एस्कोबार कौन? पाब्लो एस्कोबार ने भी इसी तरह से बंदरगाह वगैरह बना लिए थे, अपने जहाज भी उसके थे, सब कुछ उसका था, प्रशासन उसका था, राष्ट्रपति को चुनौती दे दी थी उसने, उसके खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो हिंदुस्तान का पाब्लो एस्कोबार कौन? क्या आप जज कर सकते हैं? क्या अंधी सरकार जज कर सकती है? या धृतराष्ट्र की तरह मौन रहने वाला मीडिया इस पर कुछ रोशनी डालेगा? टॉर्च की बैटरियां खत्म हो गई हों गोदी मीडिया की, तो हम बैटरियां फ्री सप्लाई कर देंगे, लेकिन कम से कम इतना सच तो बोलिए कि देश की युवा पीढ़ी को स्मैक से बचाया जा सके। याद रहे, स्मैक का नशा वही लोग करेंगे जो पोर्ट पर उतरा है, जो बहुत अरबपति खरबपति होंगे। क्योंकि किसी पत्रकार ने एक ट्वीट किया था आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, सबके 2 फ्लैट से ज़्यादा मकान नहीं मिलेंगे, सबके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी ईमानदार हैं। तो ये पैसा सरकारों को खरीदने का, तोलने का, मोलने का आ कहाँ से रहा है? क्या नकली नोट छापे जा रहे हैं? या पाब्लो एस्कोबार, नशे का या सत्ता परिवर्तन का कोई संबंध है? अगले ब्लॉग में इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। देखते रहिए आजाद हिंद आवाज न्यूज, क्योंकि सच्चों की, सच्चाई की तह में पहुंचना हमारी फितरत है और इस फितरत को हमसे कोई छीन नहीं सकता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।